नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कन्हैया लाल बाल विद्यालय ओखा में खुल रहा है। कन्हैया लाल जी नंदिनी के पिता है। नंदिनी बहुत खुश है और सोचती है कि आखिर कौन होंगे वो बड़े साहब जो मेरे पिताजी के नाम पर स्कूल खुलवा रहे हैं। गांव वाले उससे पूछते हैं कि नंदिनी दामाद जी क्यों नहीं आए, तो वो कहती है कि वो थक गए थे, हम लोग गोवा से आए हैं ना, इसलिए वो घर पर आराम कर रहे हैं। मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ उन्होंने खुद ही आने से मना कर दिया, वरना सबके सामने मुझे एक बार फिर से प्यार का ढोंग रचाना पड़ता। तभी गाड़ी रुकने की आवाज आती है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं कि बड़े साहब आ गए। नंदिनी भी बड़े साहब से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बड़े साहब आते हैं। नंदिनी बताती है कि मैं कन्हैया लाल जी की बेटी नंदिनी हूँ, जिनके नाम पे आपने स्कूल खुलवाया है। तो वो कहते हैं कि मैंने स्कूल नहीं खुलवाया, मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ, बड़े साहब अभी आ रहे हैं। नंदिनी देखती है तो बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दर्श है। गांव वाले जाकर उसका स्वागत करते हैं, उसको बुके देते हैं और कहते हैं अरे ये तो जमाई साहब हैं। जमाई साहब आपने नंदिनी को भी कुछ नहीं बताया। दर्श कहता है कि अगर बता देता तो सरप्राइज क्या रहता। अभी देखिए मेरी पत्नी के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आई है कि नहीं, आप लोग बताइए कि स्माइल आई है कि नहीं। नंदिनी को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। गाँव वाले कहते हैं हाँ, अब आई है स्माइल इसके चेहरे पर। वो नंदिनी को फूल माला देते हैं और कहते हैं कि नंदिनी चल तू ही स्वागत कर अब जमाई साहब का, आखिर इन्होंने तेरे पिताजी के नाम पर स्कूल जो खुलवाया है। नंदिनी को न चाहते हुए भी माला हाथ में थामनी पड़ती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि एक पति के लिए कितना आसान होता है ना कि पूरे समाज के सामने जबरदस्ती अपनी पत्नी से अपना सम्मान करवा ले। लेकिन इन्होंने जो मेरे साथ किया मैं उसे भूल नहीं सकती, मैं इनका सम्मान नहीं कर सकती। मेरा आत्मसम्मान मुझे ये करने की इजाजत नहीं देता है। वो एक बच्चे को बुलाती है और कहती है कि स्कूल तो बच्चों के लिए खुल रहा है ना, तो ये फूल माला भी बच्चे ही इन्हें पहनाएंगे। दर्श समझ जाता है कि नंदिनी उसे माफ नहीं कर पा रही। उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। बच्चा आता है और दर्श को माला पहना देता है। दर्श कहता है कि अब सरस्वती पूजा के लिए चले, उसमें तो हम दोनों को एक साथ ही चलना पड़ेगा। वो अपना हाथ बढ़ा देता है नंदिनी की ओर। नंदिनी को सबके सामने ना चाहते हुए भी अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामना पड़ता है। नंदिनी समाज के सामने, दुनिया के सामने एक अच्छी पत्नी होने का नाटक कर रही है, दर्श का साथ दे रही है पूजा में। लेकिन दर्श से कहती है कि जिस पैसे की खातिर आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, आपने मुझे लालची कहा, चोर कहा, मुझसे सारे रिश्ते छीन लिए, आज उसी पैसे का जोर दिखाकर आप मुझे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। दर्श समझ जाता है कि नंदिनी का दिल जीतने की उसकी ये कोशिश भी बेकार जा चुकी है। वो अपने चाचा जी को फोन करता है। चाचा जी उस तरफ से सारी बातें सुन चुके हैं और कहते हैं कि रिलैक्स, नंदिनी की नाराजगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दर्श कहता है कि अगर वो सिर्फ नाराज होती तो मैं उसे मना लेता, लेकिन मैंने उसे इतने गहरे जख्म दिए हैं, इतना दर्द दिया है कि इतनी आसानी से वो नहीं मानेगी। चाचा जी कहते हैं तू परेशान मत हो, मैं तुझे एक और आइडिया बताता हूँ। इधर हम देखेंगे कि गुण बहुत खुश है, रोज नए नए जेवर जो उसे पहनने को मिल रहे हैं। तभी शोभित आता है, उसके हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स है। गुण बहुत खुश होती है, कहती है आप रोज रोज इतने तोहफे लाकर मेरी तो आदत ही बिगाड़ देंगे। हाथ से डिब्बा लेती है, डिब्बा खोल कर देखती है तो डिब्बा तो खाली है। कहती है ये क्या, खाली डिब्बा। शोभित कहता है कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, तुम्हें कुछ देने नहीं आया हूँ। वो कहता है कि गुण मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, अपने स्टार्टअप के लिए मैं परिवार से पैसा नहीं लेना चाहता। आखिर फैमिली बिजनेस को जो पैसा है वो तो उसी बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगना चाहिए ना, तो मुझे अपने पैसे चाहिए। मैंने ये जो जेवर तुम्हें दिया है, तुम्हारा ये नेकलेस, ये तुम मुझे दे सकती हो, इसे बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, मैं अपना बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। शोभित की बात सुनकर गुण के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि पैसे के लिए तो उसने शोभित से शादी की है और अब जेवर वापस मांग रहा है। शोभित कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा साथ दोगी ना, तुम तो मेरी जीवन साथी हो। अब गुण करे तो क्या करे, बुरी फंस गई है। शोभित अपना हाथ बढ़ा देता है। गुण जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगी आपका साथ। उसका हाथ थाम लेती है। शोभित कहता है कि जेवर भी दो ना। गुण ना चाहते हुए भी अपना हार उतारती है और शोभित को दे देती है। शोभित सोचता है कि ये तो शुरुआत है, एक एक करके मैं सारे जेवर वापस ले लूंगा। नंदिनी भाभी यहाँ से चली गई है ना, अब तुम्हारी बारी है। शोभित वहां से चला जाता है। गुण बहुत दुखी है, उदास है, उसके जेवर जो चले गए हैं, बेचारी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है।
नंदिनी नहा कर बाहर निकलती है। इस वक्त वो टॉवल में है, अपने कपड़े ढूंढ रही है, तो ना तो अटैची में उसके कपड़े हैं, ना ही अलमारी में। वो परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे सारे कपड़े गए तो कहाँ गए। वो जल्दी से बाहर जाती है, झांक कर देखती है तो जमीन पर उसके सारे कपड़े पड़े हैं। दर्श बैठकर कपड़े धो रहा है और वो भी गंदे पानी से। वो कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे सारे कपड़े क्यों उठा कर ले आए। दर्श कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें धो देता हूँ। देखो अब तो तुम नहीं कहोगी ना कि मैं पैसे के जोर से तुम्हें जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और ये देखो, बाल्टी में साफ पानी रखा था तो मैंने सोचा कि इसी पानी से तुम्हारे कपड़े धो डालता हूँ। अब तो तुम खुश हो ना। नंदिनी कहती है, आप क्या कर रहे हैं, अरे वो पोछे का गंदा पानी है। दर्श कहता है कि क्या क्या करूं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है ना, मुझे लगा यही साफ पानी है। मैं तो तुम्हें खुश करना चाहता था और देखो एक बार फिर से मुझसे गलती हो गई, तुम मुझसे नाराज हो गई। नंदिनी टॉवल में है, जल्दी से घर के अंदर जाना चाहती है लेकिन घर का दरवाजा हवा से बंद हो जाता है और जाम हो जाता है, उससे खुल नहीं रहा है। दर्श कहता है कि रुको मैं खोलता हूँ। वो आता है, नंदिनी को वहां से हटाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे टच करता है उसे पता चल जाता है कि नंदिनी इस वक्त टॉवल में है। वो कहता है कि ये क्या है नंदिनी, तुम टॉवल में घर से बाहर कैसे चली आई हो, तुमने कुछ ढंग से पहना भी नहीं है, ये लो मेरी शर्ट पहन लो। अपनी शर्ट उतार के देने लगता है। नंदिनी कहती है कि मुझे नहीं चाहिए। दर्श अब अधिकार से कहता है कि नंदिनी इसको पहनो, इस तरह से तुम नहीं घूम सकती हो। वो जबरदस्ती अपनी शर्ट उसे पहना देता है, अच्छे से बटन बंद करता है। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ पल के लिए ही सही दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। दर्श नंदिनी को साइड में हटाता है, धक्का मार के दरवाजा खोल देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नंदिनी दर्श से कहती है कि दर्श आप यहाँ से चले जाइए, आप इस गरीबी में तकलीफें उठाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं मान जाऊंगी और आपके साथ चली जाऊंगी तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आपने जो अपमान किया है, मेरा जो दर्द दिए मुझे, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा आंसू अपनी शादी की पहली रात को बहाए हैं आपकी वजह से। आपने मुझे चोर कहकर मेरी तलाशी ली, मुझे न जाने कितनी तकलीफें दी, मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ लेकिन मेरे दिल पर बहुत गहरे जख्म भी आप ही ने मुझे दिए हैं। तभी वहाँ पर नंदिनी की बड़ी बहन और जीजा जी भी पहुँच जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं। बांसुरी आती है नंदिनी के पास और कहती है कि नंदिनी ये तो क्या कह रही है। राजवी पारुल से कहती है कि मेरे तीनों बच्चों की जिंदगी को क्या हो गया है। नम्रता अपने पति को छोड़ना चाहती है और दर्श और नंदिनी की प्रॉब्लम तो तुम्हें पता ही है। पारुल, जब भी कभी तुम्हारी औलाद होगी ना तो उन्हें रिश्ते निभाना भी सिखाना, सिर्फ कामयाब होना सिखाना काफी नहीं है। मेरे तीनों बच्चों में मुझे सबसे ज्यादा चिंता शोभित की होती थी। मुझे लगता था कि ये क्या करेगा, लेकिन आज देखो सबसे ज्यादा गर्व मुझे उसी पर है। अरे रिश्ते निभाना तो सिर्फ उसे ही आता है। शोभित अपनी माँ के मुंह से सुनकर बहुत खुश होता है। माँ देखती है कि शोभित खड़ा है। वो कहती है कि शोभित क्या बात है। वो कहता है कि मॉम, अगर आतिश जीजू की डायरेक्टली हम कोई मदद करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो लेंगे, आखिर हम उनके इन लॉज हैं। लेकिन हम जो गोवा में स्टोर खोल रहे हैं ना, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम हम उन्हें दे सकते हैं ना, तो ऐसे उनकी मदद भी हो जाएगी और उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। राजवी एक बार फिर से अपने बेटे की समझदारी से बहुत खुश होती है। पारुल कहती है कि दीदी देखना, नम्रता की और दर्श की दोनों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजवी कहती है दर्श और नंदिनी की जिंदगी का फैसला तो मैंने द्वारकाधीश पर छोड़ दिया है। अगर द्वारकाधीश ने उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं किया, मेरी नंदिनी को 24 घंटे के अंदर मेरे घर वापस नहीं लेकर आए, तो एक बार फिर से मेरी इनसे लड़ाई हो जाएगी। नंदिनी रोते रोते अपनी बहन को बताती है कि उसने कितनी तकलीफें सही। वो कहती है कि बिग बहन, हम गरीब हैं तो इसका मतलब क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? क्या हर गरीब आदमी चोर होता है? नंदिनी की बात सुनकर उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि दर्श उसकी बहन के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। नंदिनी के जीजा जी दर्श से माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर अपनी माँ की तरफ से और कहते हैं कि उन्हें सच में नहीं पता था कि गुण की शादी इस तरह से चालाकी से कराई गई है।
लेकिन वो कहते हैं कि एक शिकायत मुझे आपसे भी है दर्श भाई, मैंने नंदिनी का कन्यादान किया है, मैं उसका पिता नहीं हूँ, वो मेरे लिए पराई लड़की है, लेकिन फिर भी मुझे अधिकार है आपसे ये पूछने का, आपने उसके साथ ऐसे कैसे किया? उस जैसी खुददार लड़की पर आपने भरोसा नहीं किया, इतने इल्जाम लगा दिए। दर्श कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक मौका मुझे चाहिए, अब मैं नंदिनी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। बस आज इतना ही। अब कल हम देखेंगे कि गांव वाले नंदिनी को बहुत ही खुश नसीब मानते हैं। नंदिनी दर्श से वहां से चले जाने के लिए कहती है। दर्श कहता है कि मैं यहाँ आया था तुम्हारा दर्द कम करने के लिए, लेकिन अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हारा दर्द बढ़ता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।